अभी हम आज के हिंदी के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि 11 जो पोएम है निर्माणों के पावन युग में, जिसके कवि है अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 में, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और उसके साथ साथ वे कवि, पत्रकार, प्रखर वक्ता भी थे। आप मतलब उन्होंने जो रचनाएं की वो हर एक जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण थी। और उनकी प्रमुख कृतियां वो थी मेरी 51 कविताएं, 51 कविताएं, कविता संग्रह उनका वो, कुछ लेख, कुछ भाषण और बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान गद्य रचना उन्होंने किए थे। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो एक भारत के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार, प्रखर वक्ता मतलब जो स्पीच देते हैं। तो उनका जो कविता है वो कविता रस की अनुभूति करने वाली है, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना इस कविता में की गई है। इसमें दृश्य की अनुभूति के साथ साथ मतलब दृश्य की अनुभूति का एक साक्षात्कार होता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान मतलब नई खोज करना, नई निर्माण करना, उसके साथ संस्कृति की सम्मान करना। मतलब अगर हम कितने में नई खोज क्यों ना करते रहे, आगे क्यों ना बढ़े विज्ञान में, तकनीक की युग में, फिर भी हमें जो संस्कृति है उसका सम्मान हमें उतना ही करना चाहिए। जगत का कल्याण करना, उत्थान करने के साथ ही साथ चरित्र निर्माण करने की विशेष महत्व प्रदान की है। मतलब क्या, अगर जो हम नई डेवलपमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें एक मन में आशा होनी चाहिए, फिर एक मन में लोक कल्याण का विचार होना चाहिए, तभी जो हम कार्य करेंगे वो सफल होगा। उसके लिए एक सही उद्देश्य होना चाहिए अपने कार्य के पीछे। और उत्थान करने के साथ साथ जितनी हम उन्नति करेंगे उसके साथ साथ ही हमें हमारा जो चरित्र है उसके ऊपर भी थोड़ा विचार करना चाहिए कि हम जितने प्रगति कर रहे हैं उसके साथ साथ हमारा चरित्र भी निर्माण कर रहे हैं या नहीं। और चरित्र निर्माण करने के लिए क्या लगता है, तो शीलता, विनम्रता, श्रेष्ठता और आदर्श। मतलब विनम्र होना, दूसरों का आदर्श मतलब श्रेष्ठ, और आदर्श मतलब दूसरों का मान सम्मान रखना। वो सब जो गुण है जो श्रेष्ठ व्यक्ति में होने चाहिए वो सब गुण हमें भी होने चाहिए, तभी हम वो हमारे चरित्र है वो निर्माण कर सकेंगे। तो कवि कहते हैं कि आज का जो युग है वो निर्माण का युग है। मतलब नई नई टेक्निक्स, साइंस के प्रिंसिपल आते रहते हैं। जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रगति होती जा रही है और नवनिर्माण हो रहा है। पर इसमें क्या, जो व्यक्ति है वो अपने व्यक्तिगत निर्माण के ऊपर ध्यान दे रहा है कि उसका चरित्र वो कैसे रख रहा है, उसके ऊपर कोई ध्यान दे रहा है कि हम हमारा चरित्र और अच्छा कैसे बना सकते हैं और उसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो व्यक्तिगत विकास के लिए चरित्र का उज्जवल होने की मतलब होना आवश्यक है। व्यक्तिगत विकास आपको करना है तो चरित्र उज्जवल होना चाहिए और अतः व्यक्ति को चरित्र निर्माण पर बल देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। वो जो बात है वो इस पोएम के द्वारा हमको बताने की कोशिश करते हैं और हमारी जो सांस्कृतिक है उसको रक्षा करनी चाहिए। मतलब जो हमारा ट्रेडिशन है, परंपरा है, जो हम सदियों से फॉलो करते हैं उसका सम्मान करो, वो भी उन्होंने एक संदेश इस पोएम से दिया गया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते हैं कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। पावन मतलब पवित्र और युग मतलब समय। तो निर्माणों के पावन युग में मतलब जो अभी समय चल रहा है, फिर जो अभी युग चल रहा है वो विज्ञान तथा तकनीक का युग है। और विज्ञान और तकनीक के इस युग में नई नई चीजों की खोज, आविष्कार होता ही रहता है, कुछ ना कुछ नया नया आता ही रहता है। मतलब मनुष्य में या फिर जो लोग हैं वो कुछ नई नई खोज करते रहते हैं। तो इसमें जो व्यक्ति वो अपना भौतिक विकास हो रहा है, मतलब हम हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते हैं। अगर हमारे पास जो रहने या फिर गुजारा करने के लिए जो चीज़ है तो हम उसके बाद लग्जरियस फूड के पास जाएंगे। तो मतलब व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए ही रहता है उसका भौतिक विकास करने के लिए, और वो अपना भौतिक विकास किसी न किसी मार्ग से करता भी रहता है। जो उसको चाहिए वो खरीदता रहता है। पर इसके बाद व्यक्ति को अपने चरित्र निर्माण पर भी उतना ही बल देना चाहिए
जितना वो अपने भौतिक विकास पर जितना वो ध्यान देता है कि मैं मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ाऊं, उसी तरह से व्यक्ति को अपने चरित्र निर्माण पर भी बल देना चाहिए। तो वो क्या होता है कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। तो जो एक अभी का युग है जिसमें नए नए टेक्निक्स विज्ञान आते रहते हैं, नए इस पावन युग में निर्माण के इस विज्ञान के पवित्र युग में नई नई खोज होती रहती है और नए नए आविष्कार के साथ साथ व्यक्ति अपने भौतिक विकास पर भी ध्यान देता है। तो उसके साथ साथ ही मतलब भौतिक विकास पर तुम ध्यान दे ही रहे हो, पर उसके साथ तुम्हें चरित्र निर्माण को भी नहीं भूलना चाहिए। मतलब हमें हमारे जो व्यक्तिगत स्वार्थ हो गए उसको थोड़ा बाजू में रखना होगा। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण ना भूले। मतलब क्या, हमें हमारा स्वार्थ सिर्फ अपना ही सोचना, दूसरे के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचना। वो जो लोगों के विचार है उस विचार को हमें थोड़ा टाइम साइड में रखना होगा और वसुधा का कल्याण न भूलें। और इस सब चीज में हमें वसुधा का कल्याण नहीं भूलना चाहिए कि हम और कैसे लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सके, इस वसुधा को कैसे सुधार सकते हैं, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते हैं कि हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो हर एक जो जीव है या फिर प्राणी मात्र मनुष्य है जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, तो हमें उन सब के बारे में भी सोचना चाहिए, वसुधा का कल्याण ना भूले। मतलब हमें इस पृथ्वी के बारे में, उसके कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए। तो क्या, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। मतलब क्या, कवि कहते हैं कि आज का जो युग है निर्माणों के पावन युग में, वो विज्ञान तथा तकनीक का युग है। और इस विज्ञान तथा तकनीक की युग में नए नए आविष्कार होते रहते हैं, निर्माण होता रहता है। निर्माण करना मतलब नई नई खोज होती है, नई नई टेक्निक्स आती रहती है। तो ऐसे युग में लोग अपना भौतिक विकास करते रहते हैं, मतलब अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने का विचार करते हैं और वो बढ़ाते भी अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसको भौतिक विकास बोलते हैं। भौतिक मतलब सांसारिकता, और उसको ही बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो वो बढ़ाते रहते, पर उसके साथ साथ हर एक इंसान को अपने भौतिक विकास के साथ साथ ही चरित्र निर्माण पर भी बल मतलब थोड़ा भर देना चाहिए। मतलब सिर्फ भौतिक विकास ही नहीं करना चाहिए, तो उसको अपना चरित्र निर्माण के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और आगे वो बोलते हैं कि स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। मतलब क्या, हमें अपना स्वार्थ मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो वो जो विचार होते हैं कि हम हमारी भलाई देखेंगे, दूसरे का जो होता है वो जाने दो, तो जो विचार है आंधी मतलब तूफान, उस विचारों का जो तूफान है उसको थोड़ा साइड में रखकर, बाजू में रखकर हमें वसुधा के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। और वसुधा का कल्याण कब होगा, जब हम एक एक छोटा सा जो जीव है जो इस पृथ्वी पर रहता है, मनुष्य प्राणी मात्र, हर एक के बारे में जब सोचेंगे तभी वसुधा का कल्याण हो सकता है। फिर वो बोलते हैं कि माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं। माना अगम, अगम मतलब अपार, जो कभी भी खत्म ना हो। फिर है अगाध, अगाध मतलब अथाह, गहरा, उसको अथाह बोलते हैं। सिंधु मतलब सागर, बोलते हैं कि माना जो सागर है, समुद्र है, वो अपार है, मतलब कभी भी खत्म नहीं होने वाला और बहुत गहरा सागर है। फिर भी हमें संघर्षों का पार नहीं है। संघर्ष का पार, पार मतलब अंत नहीं है। जैसे कि सागर होता है जो अपार होता है, कभी भी खत्म नहीं होने वाला, बहुत गहरा होता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में संघर्ष होते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होने वाले होते हैं और जो बहुत गहरे संघर्ष होते हैं और जिसका अंत नहीं होता, जिस संघर्षों का पार नहीं है, मतलब उस संघर्षों का कोई अंत नहीं है। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। साहस मतलब एक साहसी व्यक्ति, और डूबना मझधारों में, मझधारे मतलब लहरों के बीचों बीच। तो वो बोलते हैं कि किंतु जो एक साहसी व्यक्ति है उसको मझधारों के बीचों बीच मतलब लहरों के बीचों बीच डूबना स्वीकार नहीं करना चाहिए। अभी लहरों के बीचों बीच डूबना मतलब अपने संघर्ष को बीच में ही नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी साहसी व्यक्ति को अपने संघर्ष को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमने कुछ काम करने की ठान ली है तो उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो हमसे हो नहीं रहा है तो उसको पूरा करते, मतलब जब तक वो काम पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक हमको प्रयास करते रहना चाहिए। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। जटिल मतलब कठिन, जटिल मतलब कठिन, कठिन समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान, अनुसंधान मतलब खोज। मतलब क्या, हमारे अगर लाइफ में अगर कोई भी कठिन समस्या आए
तो उसको सुलझाने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा पुराना पैटर्न मतलब पुराने तरीके ही काम नहीं कर सकते, थोड़ा नया आउट ऑफ मतलब सर्कल हमको कुछ सोचना चाहिए कि हमें एक कठिन समस्या सुलझाने के लिए हम क्या नई तरकीब यूज कर सकते ताकि जल्दी से और आसानी से सॉल्व हो सके। तो उन्हें वही बोला कि कठिन समस्या सुलझाने के लिए नूतन अनुसंधान न भूलें। नूतन मतलब नया खोज करनी चाहिए, और नई खोज करने के लिए हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर हमारी चीज या फिर हमारी कोई परेशानियाँ सॉल्व नहीं हो रही है तो हमें कुछ आउट ऑफ माइंड सोचना पड़ेगा या फिर नया कुछ सोचना पड़ेगा जो किसी ने नहीं सोचा होगा उस समस्या को सॉल्व करने के लिए। और हो सकता है कि उस नए उपाय से या फिर नए सोल्यूशन से हमारी जो कठिन समस्या वो सॉल्व हो सकती है। इसलिए नई नई तरकीब सोचती रहनी चाहिए, हर एक मनुष्य को नया कुछ सोचना चाहिए अपनी लाइफ में। तो क्या बोलते हैं कि माना अगम अगाध सिंधु है, कि माना कि जो समुद्र है, सिंधु मतलब समुद्र है जो अपार है, अपार मतलब कभी भी खत्म नहीं होने वाला, अथाह मतलब गहरा है समुद्र, कि माना समुद्र अपार है और अथाह है और संघर्ष का पार है। और उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में संघर्ष भी होते जिनका कोई पार नहीं, जिनका कोई अंत नहीं, मतलब संघर्ष भी समुद्र की तरह ही होते जो अपार होते और जो गहरे होते पर जिनका कोई अंत नहीं होता। मतलब संघर्ष, मनुष्य के जीवन में संघर्ष उसके हर एक लाइफ के स्टेज में आते रहते जो कभी खत्म भी नहीं होंगे, अंत नहीं है उस संघर्षों का। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। लेकिन जो भी संघर्ष हमारे लाइफ में आएंगे उसमें साहस व्यक्ति को मतलब साहसी व्यक्ति को मझधार के बीचों बीच डूबना स्वीकार नहीं, मतलब लहरों के बीचों बीच डूबना स्वीकार नहीं करना चाहिए। अर्थात उसको अपने संघर्ष को बीचों बीच नहीं छोड़ना है। जब तक वो अपना जो प्लान होगा फिर जो गोल होगा वो अचीव नहीं करता तब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि हम हमारे उस गोल को अचीव कर सके, लेकिन बीच में कुछ काम नहीं छोड़ना है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। और जो जटिल या फिर जो कठिन समस्या अपनी लाइफ में आएगी जीवन में तो उसको सुलझाने के लिए हमें नई नई खोज करती रहनी चाहिए, फिर नया सोल्यूशन कुछ तो अपनाना चाहिए। अभी जैसे कि हम अगर छोटे होते तो सबको साइकिल चलाने की इच्छा होती है और हम चलाने की प्रयास भी करते हैं। तो अगर हम पहली बार गिर गए तो चोट लगती है तो हम चोट से डरते हैं नहीं, फिर से साइकिल चलाने की मतलब ट्राई करते हैं और फिर बैलेंस करते करते चलाना सीख भी जाते हैं। वैसे जब हम बड़े होंगे तो किसी भी संघर्ष से घबराना नहीं है और उसको बीच में गिव अप भी नहीं करना है, ट्राई करते रहो, कभी ना कभी तुम वो गोल अचीव कर ही सकते हो। ऐसा उन्होंने सेकेंड लाइन में वो मतलब समझाने की कोशिश की थी। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है, मतलब जो साहसी व्यक्ति को उसको कभी भी अपना जो काम होगा वो बीच में छोड़ना नहीं है जब तक वो पूरा अचीव ना कर सके। और हमेशा अपनी कठिन समस्या सुलझाने के लिए कुछ नए नए सॉल्यूशन या फिर जो योजनाएं होगी वो ट्राई करते रहो। फिर से जो फर्स्ट लाइन से वो रिटर्न आई है कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। वसुधा मतलब पृथ्वी। तो वो फिर से 2 लाइन का मतलब भाषांतर बोलती हूँ मैं कि वो क्या कहते हैं कि कवि की जो युग है वो विज्ञान तथा तकनीक का युग है और इस युग में निर्माण मतलब नई नई चीजें निर्माण करते हैं, नए नए टेक्निक्स आते रहते हैं इस पावन पवित्र युग में विज्ञान के। और इस पवित्र युग में नए नए आविष्कार के साथ मनुष्य अपना भौतिक विकास भी करता है। भौतिक मतलब सांसारिकता मतलब वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाता है, उसका विकास वो करता रहता है। लेकिन क्या वो अपने चरित्र निर्माण पर ध्यान देता है? तो बोलते कि हम हमारा भौतिक विकास करते हैं तो उसके साथ हमें हमारे चरित्र निर्माण के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना हम बाकी की चीजों को ध्यान देते हैं। और हमें हमारे चरित्र निर्माण को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। फिर वो बोलते कि आगे स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। और वो बोलते कि हमें अपने स्वार्थ को त्याग कर या फिर छोड़कर वसुधा के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। मतलब हर एक इंसान जो होता है वो अपने स्वार्थ को ही पहले प्रेफरेंस देता है और वसुधा के बारे में मतलब अन्य जो जीव है पृथ्वी पर उनके बारे में कभी सोचता ही नहीं है। हम हमारे स्वार्थ के पीछे इतने भागे रहते हैं या फिर अपने ही बारे में इतना सोचते हैं कि वसुधा के बारे में पूरा भूल ही जाते हैं। तो लेखक बोलते हैं कि हमें अपने स्वार्थ को त्याग कर या फिर उसको छोड़कर हमें वसुधा के कल्याण के बारे में, वसुधा का कल्याण मतलब जो भी उसके ऊपर जीव सृष्टि है, छोटे प्राणी से लेकर मतलब कीड़े मकोड़े या फिर जो पेड़ पौधे, हमें हर एक के बारे में उनके कल्याण के बारे में सोचते रहना चाहिए। फिर वो आगे बोलते हैं शील विनय आदर्श
श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं, शिक्षा का स्वर साथ सकेगी यदि नैतिकता आधार नहीं है, कीर्ति कौमुदी की गौरव में संस्कृति का सम्मान न भूले। तो क्या बोलते कि शील मतलब शीलता, विनय मतलब विनम्रता, आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं, मतलब जो माता सरस्वती के हाथ में वीणा होती है उसको अगर हम उनके तारों को अगर हम जब तक छेड़ते नहीं है उन तारों को तब तक हमको उसके अंदर से झंकार मतलब स्वर सुनाई नहीं देते। वैसे अगर मनुष्य को अपना चरित्र निर्माण करना है तो उसको शील, विनय, आदर्श और श्रेष्ठता के बारे में सोचना होगा। तो आगे क्या बोलते हैं कवि की शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है। मतलब जो माता सरस्वती होती है उनके हाथों में जो वीणा होती है उसमें जो तार होती है जब तक हम उन तार को छेड़ते नहीं है तब तक हमें झंकार मतलब स्वर सुनाई नहीं देते। तो वैसे ही जब तक मनुष्य के अंदर शील, विनम्रता, आदर्श और श्रेष्ठ ये गुण जब तक मनुष्य के पास नहीं तब तक उसका जो चरित्र है वो उज्जवल नहीं हो सकता। जैसे कि बिना तार को छेड़े हुए हमको स्वर सुनाई नहीं देते, झंकार सुनाई नहीं देती, उसी प्रकार ये जो चार गुण है मतलब ये जो चार गुण है शील, विनम्रता, आदर्श और श्रेष्ठता, ये चार गुण अगर मनुष्य के अंदर होंगे तभी वो अपना चरित्र उज्जवल बना सकता है। आगे बोलते कि शिक्षा का स्वर साथ सकेगी यदि नैतिकता आधार नहीं है। मतलब वो जो शिक्षा है वो कब सच्ची मानी जाएगी या फिर वो जो शिक्षा है जो हमने ली है वो कब अपना स्वर साथ सके मतलब उचित उद्देश्य प्राप्त कर सकेगी जब तक उसका आधार नैतिकता नहीं है। मतलब शिक्षा का आधार क्या होना चाहिए? नैतिकता। अगर नैतिकता शिक्षा का आधार नहीं है तो वो जो शिक्षा है जो हमने प्राप्त की है उसका फायदा क्या या फिर वो अपना जो उचित उद्देश्य वो साध्य नहीं कर सकती। नैतिकता मतलब जो हमें समझ दे सके कि क्या सही है क्या गलत है, उस जो बीच का डिफरेंस है सही और गलत के बीच में वो जो हमको बता सकते मतलब समझ सके उसको बोलते हैं नैतिकता। मतलब कोई भी आएगा गहरा तुमको बोल देगा कि ये सही है और ये गलत है और हम उसमें से डिसाइड भी नहीं करें कि क्या ये सच में सही बोल रहा है कि यही गलत है। तो हमको जो समझ देती है कि क्या सही है और क्या गलत है और हम डिसाइड कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें खुद डिसीजन लेने की समझ आती है, उसको बोलते हैं नैतिकता। तो वो बोलते कि अगर नैतिकता आधार नहीं है शिक्षा का मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसमें से हमें पता ही नहीं चला कि क्या सही है और क्या गलत है तो वो क्या शिक्षा स्वर साथ सकेगी मतलब उस शिक्षा से समाज का कल्याण हो पाएगा या फिर तुम एक उत्कृष्ट स्थान अपने लाइफ में प्राप्त कर सकते हो या फिर वो शिक्षा सच्ची है तो नहीं। तो नैतिकता आधार होनी चाहिए शिक्षा का, तब भी हम समाज का कल्याण भी कर सकते हैं, हम एक जो शिक्षा प्राप्त की उसमें उचित उद्देश्य पूरा कर सकते हैं अगर नैतिकता आधार होगी तब। फिर आगे वो बोलते कि कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान ना भूले। मतलब कीर्ति मतलब प्रसिद्धि, अगर तुम्हारी यश है या फिर प्रसिद्धि हो रही तो प्रसिद्धि रूपी उस चांदनी में या फिर प्रसिद्धि रूपी उज्जवल चांदनी के गौरव में हमें संस्कृति का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। मतलब अगर तुम्हें समाज में कितने भी यश में या फिर तुम्हारी कीर्ति हो, प्रसिद्धि मिले तो तुम्हें उस प्रसिद्धि रूपी उज्जवल चांदनी के गौरव में प्रकाश में मतलब तुम्हें उस प्रसिद्धि में क्या नहीं भूलना है तो संस्कृति का सम्मान नहीं करना भूलना है। मतलब जब हम बड़े या फिर ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं और समाज में हमको ख्याति मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है तो हमको वो जो विचार होते हैं सांस्कृतिक को हमको विचार पिछड़े हुए लगते हैं कि क्या लोग अभी भी उन्हीं विचार को फॉलो करते हैं। पर कभी कभी क्या होता है जो विचार हम फॉलो करते हैं या फिर जो परंपरा है वो या फिर जो अंधविश्वास हो जो लोग अभी भी फॉलो करते हैं उसमें कभी कभार साइंटिफिक रीजन छुपा होता है कि वो चीजें क्यों की जाती हैं, उसमें उसके पीछे कुछ तो साइंटिफिक रीजन होता है जो हमको अभी पता नहीं है। पर जो भी परंपरा हम फॉलो कर रहे हैं हमारे सदियों से या फिर जो हमारे पूर्वजों से उन्होंने ऐसी कोई मतलब जो परंपरा वो ऐसी नहीं बने, उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन होता है जो हम परंपरा फॉलो करते हैं। तो लेखक बोलते हैं
कवि बोलते हैं कि हम कितने भी हमें कितने भी समाज में यश मिलो या फिर कितनी प्रसिद्धि क्यों ना मिल जाए, तो उस प्रसिद्धि रूपी उज्जवल चांदनी के प्रकाश गौरव में प्रकाश में हमें संस्कृति का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। मतलब जो हम परंपरा हम फॉलो करते हैं, फिर जो हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको हमें उतना ही सम्मान देना है। हम कितना भी आगे अपने लाइफ में क्यों ना बढ़े, उसको उतना ही सम्मान देना, उसको वैसा ही फॉलो करना है हमारी संस्कृति को। तो क्या बोलते हैं कि शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं। मतलब जब तक हम तार को छेड़ते नहीं तब तक हमको झंकार सुनाई नहीं देते। झंकार मतलब स्वर सुनाई नहीं देते जब तक हम तार को छेड़ते नहीं। उसी प्रकार जब तक ये चार मनुष्य के गुण मतलब जो चार गुण है वो मनुष्य के अंदर नहीं है, तब तक वो अपना चरित्र उज्जवल नहीं बन सकता। और वो गुण कौन से है? तो शील विनय मतलब विनम्रता आदर्श और श्रेष्ठता, ये चार जब गुण मनुष्य के अंदर होंगे तभी वो अपना जो चरित्र है उसको उज्जवल बना सकता है। फिर वो आगे बोलते कि शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिकता आधार नहीं है। नैतिकता मतलब क्या? जो हमें क्या सही है और क्या गलत है उसके बीच का जो डिफरेंस समझ सके उसको बोलते हैं नैतिकता। मतलब हमें सही गलत का पता चल सके। तो वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, और तुम्हारी शिक्षा प्राप्ति का फिर उद्देश्य क्या है, फिर वो जो शिक्षा तुमने प्राप्त की उसका फायदा ही क्या होगा समाज के लिए, अगर तुम्हें पता ही नहीं चले कि तुम्हारे शिक्षा से जो तुम कार्य कर रहे हो वो सही है या गलत। तो जो शिक्षा होगी वो ना समाज कल्याण कर पाएगी, ना तुमने जो शिक्षा प्राप्त की उसका सही उद्देश्य तुम प्राप्त कर सकोगे। मतलब वो शिक्षा सच्ची है ही नहीं जिसका आधार नैतिकता ना हो। मतलब अगर हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या फिर शिक्षा ले रहे हैं तो उसके पीछे समाज कल्याण का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम समाज के बारे में सोचेंगे। हमें तो वही पढ़ाया जाता है कि ऐसा करो, जो समाज मतलब जो समाज के लिए अच्छा है वो हमें करना चाहिए, इधर उधर कचरा नहीं फैलाना चाहिए। ये सब बच्चों को पढ़ाया जाता है बचपन से, पर कोई भी उसको फॉलो नहीं करता। तो वो क्या होता है कि जो सही है और गलत वो हमको हर एक स्टैंडर्ड में बताया जाता है कि हमें क्या और क्या गलत के बीच में जो डिफरेंस है वो बताते रहते भी हैं ताकि हम हमारी शिक्षा का सही उपयोग कर सके। लेकिन हम हमारे स्वार्थ की भावनाओं में विचारों में वो सब त्याग ही देते हैं। फिर आगे वो बोलते कि कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। फिर वो बोलते कि अगर तुम्हारे समाज में कीर्ति है, यश प्रसिद्धि मिल रही, तो उस प्रसिद्धि रूपी गौरव में चांदनी में तुम्हें क्या नहीं करना है कि संस्कृति का सम्मान नहीं भूलना। मतलब तुम अपने लाइफ में कितने बड़े भी क्यों ना हो, तुमने बहुत बड़े पोजीशन क्यों ना प्राप्त की हो, फिर भी जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो ट्रेडिशनल कल्चर हम फॉलो करते सदियों से, उसका सम्मान करना हमें कभी भी नहीं भूलना है। फिर वो आगे बोलते हैं कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में, आंधी मतलब तूफान, वसुधा का कल्याण न भूले। मतलब क्या? अभी तीसरी बार रिपीट हो रहा है, सॉरी दूसरी बार रिपीट है, फर्स्ट सेकंड और फिर से थर्ड। तो क्या होता है कि निर्माणों के पावन युग में, मतलब कवि अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं कि जो ये युग है वो निर्माणों का युग है। मतलब इसमें नए नए आविष्कार होते रहेंगे कि इसमें तो विज्ञान और तकनीक में मतलब टेक्निक्स और तो उस नए नए आविष्कार होते रहेंगे, जिसमें जो मनुष्य को अपना भौतिक विकास मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाता ही रहेगा। पर हम जब हमारा भौतिक विकास करते हैं, फिर भौतिक प्रगति करते हैं, तो उसके साथ साथ ही हमें चरित्र निर्माण पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। हमें चरित्र निर्माण के बारे में भूलना नहीं है। अगर तुम भौतिक विकास कर रहे हो ठीक है, पर उसके साथ साथ तुम्हें अपने चरित्र निर्माण के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना है। फिर वो आगे बोलते कि स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। और वो बोलते कि जब स्वार्थ साधना की आंधी आएगी, मतलब जो युग है उसमें मनुष्य सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, सब लोग जो है स्वार्थी हैं और कोई भी दूसरे के बारे में नहीं सोचता। तो जो स्वार्थ है अपने उसको हमें त्यागना है, छोड़ना है और किसके बारे में सोचना है? वसुधा के बारे में। मतलब स्वार्थ साधना की आंधी में खुद सिर्फ अपने बारे में सोचने के जो मनुष्य के विचार होते हैं उसमें वो क्या करते हैं कि वसुधा के कल्याण के बारे में भूल ही जाता है। मतलब अपने फायदे के लिए जो करेगा वो ठीक है, पर उससे दूसरों को क्या मतलब लॉस होगा या फिर उनके ऊपर कैसी परिस्थिति आएगी उसके बारे में हम सोचते नहीं और उससे वसुधा के कल्याण के ऊपर भी ध्यान नहीं देते। तो वो लेखक क्या सॉरी कवि क्या बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी कि हमें
अपना स्वार्थ को त्यागना है ताकि वो वसुधा के कल्याण के बारे में सोच सके, उसके बारे में उसको कभी भूलना नहीं है। आगे वो बोलते कि आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न बोले, मतलब क्या, आविष्कारों की कृत्य मतलब जो आविष्कार हम नए नए कर रहे हैं, फिर नए नए निर्माण कर रहे हैं, टेक्निक्स हम ला रहे हैं, तो उसमें अगर मानवता का प्यार नहीं है, मतलब जो आविष्कार कर रहे हैं उसके मानवता के लिए कुछ है ही नहीं, मानवता की कल्याण की कोई भावना ही नहीं है, तो भले ही मनुष्य नए नए आविष्कार कर रहे हैं, आविष्कारों की कृतियों में मतलब मनुष्य नए नए आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो कृतियां है, जो काम कर रहे हैं, उसमें अगर मानवता के लिए प्यार ही नहीं है, मतलब मानवता के कल्याण के बारे में कोई सोचा ही नहीं है उस आविष्कार के लिए, तो वो क्या आविष्कार काम का आएगा, किसी के नहीं आएगा। सृजन विज्ञान व्यर्थ है, मतलब जो नवनिर्माण विज्ञान है या फिर जो नवनिर्माण टेक्निक्स है, जो नए नए आविष्कार है, वो व्यर्थ है, पूरा बेकार है। कब? अगर प्राणी का उपकार नहीं, मतलब हम जो नए नए सोचते हैं, आविष्कार करते हैं, निर्माण करते हैं, अगर उसमें प्राणी मात्रा के ऊपर उपकार नहीं है, अगर हम उनके बारे में सोचेंगे नहीं, अगर मानवता के कल्याण के बारे में सोचेंगे नहीं, तो जो सब हमने आविष्कार किए वो सब व्यर्थ है। सब मतलब सब मतलब जो मनुष्य अपने फायदे के लिए बनाता है, जैसे कि हमने प्लास्टिक बैग्स बनाए, पर कई बार टीवी पे एडवर्टाइज दिखाते हैं कि प्लास्टिक बैग्स को जो प्राणी है वो डायरेक्टली, मतलब अगर हमने उसमें उसके अंदर रोटी डाली या फिर कुछ जो बचा हुआ खाना था वो फेंक दिया, तो प्राणी को तो कुछ समझ में नहीं आता, ना ही वो खोल पाते, वो हम टाइट बांध के फेंक देते, तो वो क्या करते हैं, उस थैले के साथ साथ उसको चबा जाते हैं, तो क्या होता है, जो प्लास्टिक होता है वो उनके पेट में जमा होता है। वैसे ये हालात हमारे जो मतलब मछलियाँ, उनके बारे में वो बहुत बार मतलब देखा है कि जो मछलियाँ जो मिलती है उसके अंदर बहुत सारा प्लास्टिक मिलता है, और मतलब अगर तुम जाओगे तो फेसबुक पर भी एक वीडियो वायरल हुआ था कि उस गाय के अंदर बहुत सारा प्लास्टिक का कचरा, मतलब पूरा प्लास्टिक उसके पेट में था, वो सब उसको कैसे निकालते। तो हम हमारे फायदे के लिए प्लास्टिक यूज करते हैं, बीच में उसके ऊपर बैन भी किया था, पर फिर भी हम वही यूज करते हैं, हमारे बारे में सोचना कि प्राणी मतलब उनके बारे में, और अगर फेंकना ही है तो उसके अंदर कुछ रखो मत, खाने की चीज, वो उसको भी खाने की चीज समझकर खा जाते हैं और उनके वो पेट में इकट्ठा हो जाता है और बाद में उनको ही तकलीफ मतलब प्रॉब्लम होती है। तो वो सब चीज हमें नहीं करनी चाहिए, जो प्राणी मात्र मतलब जो प्राणियों को परेशान करना। बाद में और एक चीजें जो हम नॉर्मली यूजुअली करते रहते हैं, मतलब अगर हम च्युइंगम चबाएंगे तो क्या करते हैं, ऐसे ही थूक देते सड़क पर। उसके बजाय हमें क्या करना चाहिए, अगर तुम च्युइंगम खा भी रहे हो या फिर चबा भी रहे हो तो फेंकते समय उसको कागज में रैप करके फेंकना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जो पंछी होते हैं, चिमनी मतलब चिड़िया या फिर जो कबूतर होंगे, उनको क्या लगता है कि किसी ने उधर कुछ डाला है दाना, तो फिर वो क्या करेंगे, खाने के लिए आएंगे और जैसे वो चोंच लगाएंगे वो उनकी चोंच पर चिपक जाता है और फिर निकालने के लिए उनको उतना कठिन हो जाता है। इसलिए हमको अगर हम च्युइंगम भी खाएंगे चबाएंगे तो उसको फेंकते समय रैप करके फेंकना चाहिए। तो वो वही बोलते हैं कि जो हम विज्ञान या फिर नवनिर्माण कर रहे हैं, टेक्निक्स ला रहे हैं, नई नई टेक्निक्स, अगर उसमें हम प्राणी मतलब उपकार ही नहीं करेंगे या फिर उनके बारे में कभी सोचेंगे नहीं और मानवता का कल्याण भी नहीं देखेंगे कि जो टेक्निक्स लाई गई है उसमें मानवता का कोई कल्याण है क्या, मानव को कोई फायदा होगा, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो जो सारा विज्ञान है वो व्यर्थ है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान ना बोला, वो बोलते कि भौतिकता मतलब सांसारिक के उत्थान के साथ साथ उत्थान मतलब उन्नति, मतलब जितना तुम सांसारिक उन्नति करोगे, मतलब जितना लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओगे, उसके साथ साथ ही तुमको जीवन का उत्थान भी नहीं भूलना चाहिए, मतलब तुम्हें जीवन के उत्थान में भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। और जीवन का उत्थान कब होगा, तो वो तभी तो संभव है जब मनुष्य के हृदय में प्रेम होगा, मानवता होगी, नैतिकता होगी और शांति बनाए रखने के एक भाव होगी, विचार होगी। जब ये चार मनुष्य के हृदय में स्थान लेंगे चार चीजें, तभी जो मनुष्य वो अपने जीवन का उत्थान मतलब जीवन में प्रगति आगे कर सकता है। लेकर क्या बोलते हैं कि
अगर जो हम आविष्कार करते हैं, जो नवनिर्माण करते हैं, टेक्निक्स लाते हैं, तो उन टेक्निक्स में अगर मानवता का प्यार नहीं, मतलब मानवता के लिए हमने कभी सोचा ही नहीं, उनके कल्याण के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, या फिर प्राणी मात्रा पर रुका नहीं, और अगर हमने प्राणियों के बारे में भी नहीं सोचा है, तो जो सब जो टेक्निक्स हमने लाई है, फिर जो नवनिर्माण किया है, वो सब व्यर्थ है, वेस्ट है। अगर हम इन दो मतलब प्राणियों के बारे में नहीं सोचेंगे और मानवता के कल्याण के बारे में नहीं सोचेंगे, तो जो सब टेक्निक्स हमने लाई है या फिर नवनिर्माण किए, वो सब वेस्ट है। भौतिकता के उत्थान में जीवन का उत्थान ना भूलो। और वो बोलते हैं कि तुम सांसारिक उन्नति जो कर रहे हो, तुम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ाते ही जा रहे हो, तो उसके साथ साथ तुम्हें जीवन के उत्थान के बारे में भी सोचना चाहिए। तुम्हें जीवन में तुम प्रगति कर रहे हो क्या तुम्हारे जीवन की, और वो कब संभव है? तभी संभव है कि जब मनुष्य के हृदय में प्रेम होगा, मानवता होगी, नैतिकता होगी और शांति बनाए रखने की जब भावना होगी, जब ये चार मनुष्य के हृदय में होंगे, तभी वो अपने जीवन का उत्तम जीवन की प्रगति कर सकेगा। फिर आगे वो बोलते कि नवनिर्माणों के पावन युग में हम चैत्य निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। मतलब वो क्या बोलते हैं कवि, अभी फिर से फर्स्ट लाइन्स फिर से रिपीट हुई है, हर 3 लाइन्स के बाद फिर से 2 लाइन्स आती है कि निर्माणों के पावन युग में, मतलब जो युग है वो निर्माणों का युग है, नए आविष्कार, नए टेक्निक्स आते ही रहते हैं, और इस निर्माण के युग में हम आविष्कार करते ही जा रहे हैं, और आविष्कार के साथ साथ हम हमारा भौतिक उन्नति के पास या फिर भौतिक विकास भी कर रहे हैं, तो हमें उसके साथ साथ ही चरित्र निर्माण नहीं भूलना चाहिए। मतलब तुम भौतिक विकास कर रहे हो, ओके ठीक है, पर उसके साथ साथ तुम्हें चरित्र निर्माण के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। और चरित्र निर्माण कब हो सकता है? जब हमारे पास शील, विनय, आदर्श और श्रेष्ठता की भावना होगी, तभी हर एक मनुष्य अपना चरित्र जो है वो उज्ज्वल बना सकता है। आगे बोलते कि स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। और वो बोलते कि हमें स्वार्थ की भावना को छोड़कर, मतलब जो युग है वो स्वार्थी युग है, सिर्फ अपने बारे में लोग सोचते हैं, दूसरे के बारे में किसी को कुछ फिक्र ही नहीं है, तो उस भावनाओं को छोड़ना है, त्याग है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना। बोलते कि स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, तो हमें उस स्वार्थ साधना को त्याग कर मानव जाति के लिए या फिर इस वसुधा के कल्याण के बारे में आगे सोचना है और आगे बढ़ते रहना है। और ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि जितना भौतिक विकास करते उतने हमें चरित्र के ऊपर भी ध्यान देना है कि हमारे चरित्र का भी विकास उतना ही हो, और जितना हम खुद के बारे में सोचते उतना ही हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, वसुधा के बारे में भी सोचना चाहिए। तो अभी स्वाध्याय देखते हैं कि स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृत्या कीजिए। निर्माणों के पावन युग में हम इसे ना भूलें। मतलब क्या? इस जो युग है वो आविष्कार, नए नए टेक्निक्स का युग है, तकनीकी का युग है, और इस युग में हमें क्या नहीं भूलना चाहिए? तो हर एक लाइन के लास्ट में उन्होंने लिखा है कि वसुधा का कल्याण नहीं भूलना चाहिए, वसुधा का कल्याण, चरित्र निर्माण न भूले, चरित्र का निर्माण नहीं करना, मतलब चरित्र निर्माण करना नहीं भूलना है हमें। आगे उन्होंने लिखा है कि जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। मतलब कठिन समस्या अगर तुम्हें सुलझानी है तो नए खोज, नए आविष्कार करना हमें भूलना नहीं है। फिर उसके साथ है कि संस्कृति का सम्मान न भूले, संस्कृति का सम्मान कभी हमें भूलना नहीं है। फिर है आगे जीवन का उत्थान न भूले। जीवन का उत्थान मतलब जीवन की उन्नति के बारे में भी हमें कभी भूलना नहीं है। मतलब एक 5 चीज थी उन्होंने कभी भूलने के लिए कहा, मतलब कभी भी 5 चीजों को हमें भूलना नहीं। उन्होंने 4 बोला था तो मैंने 4 दे दे, आप जो 5 में से आपको अच्छे लगते को आप लिख दो। फिर आगे है कि क्वेश्चन कृति पूर्ण कीजिए, यह होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? आविष्कारों में क्या होना चाहिए? मानवता के लिए प्यार, और विज्ञान में प्राणी का उपकार। मतलब जो भी हम आविष्कार करेंगे, नए नए निर्माण करेंगे, उसको मानवता का कल्याण होना चाहिए। मानवता के कल्याण के बारे में सोचकर हमें आविष्कार बनाना चाहिए, तभी वो सफल होंगे। विज्ञान में क्या होना चाहिए? प्राणी का उपकार। मतलब जो भी हम विज्ञान यूज करते हैं या फिर जो नए नए उसमें डेवलपमेंट करते जा रहे, तो उसमें हमें प्राणी मात्र के उपकार के उनके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर ये 2 चीज होगी तभी जो हम विज्ञान या फिर जो आविष्कार कर रहे हैं उसमें सफल हो सकते हैं, या फिर जो सब आविष्कार है, जो भी विज्ञान हम डेवलप करते जा रहे हैं, वो सब व्यर्थ है।
वेस्ट है, अगर इन दोनों के बारे में हम जरा भी नहीं सोचेंगे तो ये जरूरी है। फिर उन्होंने आगे बोला है देश हित के लिए आप क्या करते हैं लिखिए, मतलब अगर देश हित करना है तो आप क्या कर सकते हैं देश हित के लिए। तो देश हित एक मतलब देखा जाए तो एक अच्छा कार्य कि हम हमारे देश के हित के बारे में सोचते हैं। तो देश हित के लिए हम क्या कर सकते हैं या फिर क्या करने के लिए तैयार है वो हमको लिखना है। तो अगर आप सच में देश हित हो, मतलब देश के हित के बारे में सोचते हो, तो हमें पहले हमारे स्वार्थ को बाजू में रखना होगा। मतलब जो मोस्ट ऑफ भ्रष्टाचार होता है उसको बाजू में रखना होगा। ये भ्रष्टाचार जो है वो किसी भी जो इकोनॉमी है उसको खोखला कर देता है, मतलब पूर्ण तरीके से वो उसका नाश कर देता है भ्रष्टाचार। तो हमें उस भ्रष्टाचार को पहले रोकना होगा। तो हम खुद से शुरुआत करना चाहिए। और कोई आपको दे रहा होगा घूस, तो हमको उस घूस को लेनी नहीं है, बिल्कुल लेना नहीं है, और लीगल वे से काम करने चाहिए। और तभी हम मतलब देश हित के लिए, देश के बारे में कुछ अच्छे सोच सकते हैं। फिर क्या होता है कि बहुत कचरा है हमारे देश में, इधर उधर लोग फेंकते ही जाते हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान चलाना चाहिए, फिर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके बाद अभी भी देश में ऐसे जो विचार है कि भ्रूण हत्या, जिसमें बच्चों को घर में ही मारा जाता है, तो हमें उसके ऊपर मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए थोड़े प्रयास करने चाहिए। या फिर चिकित्सा जो हमारी है चिकित्सा शास्त्र, उसको और भी जो उसकी कार्य प्रणाली है, फिर जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको और भी स्ट्रिक्ट करना चाहिए, ताकि हम उसको पहले बताएंगे कि आपके गर्भ में क्या है, बच्ची क्या बच्चा, तो हमको वो बताना नहीं है। या फिर कोई भी ऐसी महिला पीड़ित है तो वो डायरेक्टली कंप्लेंट करती है, तो उसके ऊपर मतलब उसके पति के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए, वो भी देश हित के लिए अच्छा है। ठीक, और फिर और क्या कर सकते हैं, हाँ मतलब जो भी नियम मतलब जो नियम बनाए गए हैं कि हमें क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है, तो हमें उन सब नियमों को फॉलो करना है जो हमारे देश के लिए अच्छा होगा। तो और कुछ है तो आप सोचिए और अपने नोट्स में लिखिए सहमत है। फिर आगे लिखा है कि अपने आसपास परिवेश में घटित होने वाली सामाजिक विघातक घटनाओं की रोकथाम से संबंधित अपना मत प्रस्तुत कीजिए। मतलब जो तुम्हारे आजू बाजू में समाज में जो घटना घटित होती है उसके ऊपर तुम्हें लिखना है कि जैसे कि आरक्षण मतलब जो कोटा होता है कि जो लोग हैं मतलब जो होते हैं ना कास्ट के वाइज, जैसे कि ST NT के लिए कोटा होता है, अगर तुमने 40% निकाल दे तो किसी भी अच्छे कॉलेज में आराम के साथ उनको एडमिशन मिल जाता है। पर जो ओपन कैटेगरी के लिए होते हैं उनको अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो 90+ लाना पड़ता है, और OBC उनकी तरह से 5% कम होता है और बाकी को 70-60। तो जो आरक्षण है तो एक्चुअली देखा जाए तो वो एक प्रकार मतलब ठीक ही नहीं है। उससे क्या होता है कि जो बच्चा डिजर्व करता है वो चीज उसको चीज मिलती ही नहीं, सिर्फ आरक्षण की वजह से वो पीछे रहता है, और जो उसको डिजर्व नहीं करता उसको वो चीज मिल जाती है। तो आरक्षण को निकाल ही देना चाहिए अगर स्टडी के बारे मतलब शिक्षा के वक्त, तो क्योंकि शिक्षा पर सबका अधिकार है और जो शिक्षा को सही में हकदार है उससे वो मिलनी ही चाहिए। और अगर आरक्षण नहीं होगा तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा, जो उसके पात्रता है या फिर जो उसके योग्यपूर्ण है उस प्लेस के लिए, उस सीट के लिए, उसको सीट मिलनी चाहिए। फिर है कि भ्रष्टाचार, करप्शन, वो तो हर एक डिपार्टमेंट में होता है, और मोस्ट ऑफली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं या फिर इनकम टैक्स वाले या फिर जो CA के पास इनकम मतलब ITR का इनकम टैक्स रिटर्न करने जाते हैं, उनके मतलब वो भी भ्रष्टाचार करते हैं हर एक लोग, या फिर जो कॉमन लोग होते हैं वो भी किसी ना किसी तरह से भ्रष्टाचार करते ही रहते हैं। कि जैसे अगर तुम्हारी इनकम है बट तुम फिर एक्सपेंस दिखाओगे, तुम्हारा खर्चा दिखाओगे, तुम्हारे पास लोन दिखाओगे या फिर पॉलिसीज दिखाओगे, तो सबसे फिर टैक्स जो होता है वो कम हो जाता है। तो टैक्स कम करने के लिए हर एक इंसान कुछ ना कुछ प्रयास करता है, पर जो टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं वो जो टैक्स होता है वो हमारे लिए यूज करते हैं, जैसे कि सड़क बनाने के लिए, फिर बाग बगीचे के लिए, या फिर जो रेलवे के बाहर जो
तैयार करते हैं उसके लिए। तो जो भी पैसा गवर्नमेंट हमारे पास से लेती है वो हमारे हित के लिए यूज करती है। तो वैसे हमको भी टैक्स पे करते हो कुछ ऐसे मतलब तरकीब नहीं यूज करनी चाहिए जिससे हमारा जो इनकम है वो कम दिखाई देते हैं। फिर आगे है कि भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या में अगर उनको पता चलता है कि जैसे कि पहले भी बोला था मैंने ऊपर के क्वेश्चन में देश हित, तो ऐसे भ्रूण हत्या मतलब अगर उनको पता चलता है कि गर्भ में बच्ची तो उसको वो तुरंत मार देते, क्योंकि हर एक को सिर्फ अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए पुत्र चाहिए होता है। उनका कहना है जो बच्चा है वो वंश आगे बढ़ाता है, उनको बच्ची से बोझ लगती है कि मतलब अगर बच्ची होगी तो शादी करते तो उसको दहेज देना पड़ेगा, और बच्चा होगा तो दहेज लेगा। इसलिए जो बच्चे होते खाली पेट उसका खर्चा नहीं होना चाहिए, तो उसको गर्भ में मारने की कोशिश करते। तो ऐसे मेंटेलिटी की जो लोग होते हैं उनको जागरूक करने के लिए हमको प्रसार करना चाहिए ताकि हम भ्रूण हत्या को रोक सकें। फिर आगे है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा मतलब हाँ जो दहेज लेते हैं शादी के वक्त, तो उसको भी रखना मतलब बंद करना चाहिए। खाली फुकट जो लड़की वाले होते हैं वो लड़के वाले को दहेज देते हैं, तो लड़के वाला खुद इतना कमा नहीं सकता जो दहेज में मांगता है, या फिर उसको मतलब उसके पास एबिलिटी नहीं है वो सब कमाने की, तो वो दहेज में मांगेगा। तो ना मतलब तो दहेज देने वाले तो जो होते हैं वो अपराधी होते ही है, और लेने वाले तो उससे बड़े अपराधी होते हैं। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई भी दहेज मांगेगा तो तुमको उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए, उससे तो शादी ही मत करो जो दहेज मांगता है, वो सब रोक देना चाहिए। और क्या होता है कभी कभार कि गरीब जो घर वाले होते हैं वो हमेशा यही सोचते कि मेरी बेटी बड़े घर में जाएगी, जाने तो दहेज मांग रहे तो अभी दे देता हूँ, तो मेरी बच्ची उस घर में खुश रहेगी, और चुपचाप दहेज दे देते हैं, वो नहीं करना है हमें। फिर और क्या सकता है, पहले जो सती प्रथा थी वो तो अभी बंद हो चुकी है, अच्छा हुआ। उसमें क्या करते थे कि अगर किसी का पत्नी मारा तो उसको उसके अग्नि में ही उसको भी ढकल देते थे। या फिर और एक थे कि अगर किसी का पति मरता था तो फिर उसको सिर्फ सफेद साड़ी और पहनानी पड़ती थी, उसके सारे बाल निकाल देते थे, और उसको सिर्फ सादा जीवन मतलब सिर्फ सिंपल भात चावल और कुछ नहीं, मतलब उसको उसके खाने में ना तो उनको मसाले मिलेंगे, चटकदार खाना नहीं होगा, सिंपल नमक वाला उसको खाना मिलता था। ना वो किसी भी त्योहार में मतलब फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर सकती थी, चुपचाप घर के कोने में उनको पड़ा रहता था, मतलब पड़े रहते थे। अभी वो सब लोग हम फॉलो नहीं कर रहे, तो वो तो प्रथा तो चली गई, मतलब अभी ज्यादा वो प्रथा फॉलो नहीं होती। वैसे हमें जो बाकी के बचे हुए हैं भ्रूण हत्या दहेज वो सबको रोकना चाहिए, और हर एक को वो अगर हम कोशिश करेंगे तो हम कर सकते हैं। तो तुम्हें उसके ऊपर अपने विचार लिखने हैं कि अपने आसपास परिवेश मतलब परिसर में घटित होने वाली समाज विघात मतलब जो समाज के लिए घातक घटनाएं जो तुमने देखी है घटते हुए तुम्हारे आंखों के सामने, तो उन घटनाओं के संबंधित अपने मत प्रस्तुत करना चाहिए, वो सही था या नहीं। तो उसके ऊपर तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने ओन वर्ड्स में तुमको वो सब लिखना है।